तो इस प्रकार ये समझा जा सकता है कि जो वस्तु जैसी दिखाई देती है वो वैसी नहीं होती, उसके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं और उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान रखकर ही उनका निदान करना संभव हो सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, जिन्हें पागल तक डिक्लेयर किया जाता है, उनको जो विक्षिप्तों पर अत्याचार करते हैं, उनको भी उसके निदान के उपाय मनोविज्ञान में बतलाए गए हैं। मानसिक रोग को दूर करने की, ये मानसिक बीमारियों को दूर करने की अनेक पद्धतियां विकसित की गई हैं, जो मनोविज्ञान के द्वारा अपने प्रयोगों और सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविज्ञान ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनोविज्ञान ने दूसरों को समझने में सहायता दी है, व्यवहार कुशलता को प्राप्त करने में सहायता दी है। मनोविज्ञान में निर्दिष्ट विविध क्षेत्र जीवन विज्ञान के अध्ययन के विषय हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्रों से जीवन विज्ञान अछूता नहीं है। जीवन विज्ञान मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का, मानव मन की जटिल प्रक्रियाओं का, बालक और किशोरों के व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ उनको सम्यक दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है। वो निर्दिष्ट करता है कि विभिन्न प्रयोगों को व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का ज्ञान मनोविज्ञान से जो हुआ है, उसके उपाय किस प्रकार से और बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं, और जो कारण है, क्योंकि जब तक कारण नहीं पता लगेंगे मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को बिगड़ने के, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों बीमारी होने के, तब तक उनका निदान करना नितांत असंभव है। तो जीवन विज्ञान अपने प्रयोगों के द्वारा उनका निदान करने में भी सक्षम है। जीवन विज्ञान जीवन जीने की विशिष्ट कला है, परंतु यह कला तभी सफल हो सकती है जब मानव मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, प्रेरणाओं, बुद्धि, स्मृति आदि का संज्ञान हो पाए। इन सभी का आधार मनोविज्ञान ही तो है। इसलिए मनोविज्ञान को जीवन विज्ञान का पूरक और जीवन विज्ञान के पास मनोवैज्ञानिक बीमारियों का, मनोवैज्ञानिक विकृतियों का इलाज है। इसीलिए जीवन विज्ञान को मनोविज्ञान का पूरक माना जा सकता है और इनमें काफी समानताएं भी हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। इसमें कुछ भी वैज्ञानिक नहीं है, कुछ भी परसेप्शन पे आधारित नहीं है, वैज्ञानिक है। इसी प्रकार जीवन विज्ञान भी परसेप्शन के आधार पर नहीं चलता, वो भी एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही काम करता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, वो सब जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, और जीवन विज्ञान के सिद्धांत हम बताते चले आए कि सार्वभौमिक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रमाणिक है, टेस्टेड है। वहीं जीवन विज्ञान के सिद्धांत भी सत्य पर आधारित हैं, और ये आत्मदृष्टाओं की वाणी, जिन्होंने जीवन के सत्य को पहचान लिया है, ये उनके द्वारा निर्धारित किए हुए योग। मनोविज्ञान कार्यकारण संबंधों की खोज करता है। मनुष्य के मन में आने वाली विकृतियों, परिवर्तनों, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उसके द्वारा आने वाले व्यवहार में परिवर्तन का खोज करता है। वही जीवन विज्ञान भी कार्यकारण सिद्धांत को ध्यान देते हुए उनके उपचार को निर्दिष्ट करता है। एक खोज करता है, एक उपचार करता है। उपचार मनोविज्ञान में भी है, परंतु जीवन विज्ञान की पद्धति को अपनाने के बाद उसका उपचार और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस प्रकार देखा जाए तो जीवन विज्ञान, मनोविज्ञान दोनों ही विश्व शांति के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने में, विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग और राष्ट्र के लोगों में सहिष्णुता,
उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन दोनों का घनिष्ठ संबंध होते हुए भी क्षेत्र, दृष्टि, प्रकृति के आधार पर इनमें कई असमानताएं भी हैं और ये दोनों अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रखते हैं। इस प्रकार से जो असमानताएं हैं उनको हम इस प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। मनोविज्ञान मन का विशेष अध्ययन करता है। जीवन विज्ञान मन के साथ साथ भावनात्मक पक्ष का भी बहुत ज्यादा अध्ययन, और वो कहता है जब भाव बदल जाते हैं तो मन अपने आप बदल लेता है। भाव में परिवर्तन आता है तो मन में भी परिवर्तन आता है। इसलिए केवल मन के अध्ययन से ही कोई कार्य किया जा सकता है या उसका परिवर्तन किया जा सकता है, ये संभव नहीं। मनोविज्ञान में आत्म तत्व की कोई चिंता नहीं, केवल मस्तिष्क की बात है, मस्तिष्क की स्थितियों की बात है, उसकी परिस्थितियों की बात है, उसके विचार और चिंतन की बात है, पर उसमें आत्मा, आत्म तत्व, अध्यात्म, इसका कोई स्थान नहीं। जबकि जीवन विज्ञान में सबसे अधिक प्रभाव नहीं, सबसे बड़ा मुख्य तत्व ही आत्मा है, आत्म तत्व है, उसका चिंतन है, उसकी चेतना है। विज्ञान में विविध रोगों का मानव व्यवहार पर कारण अवचेतन मन में दबी भावनाएं, वासनाएं या विकृतियों का मानना है। जबकि जीवन विज्ञान इन सारी बीमारियों को, इन सारी विकृताओं को, इन सारी वासनाओं को कर्म और कर्मों के उदय का भी एक कारण मानता है। मनोविज्ञान में योग की कोई चर्चा नहीं की। मनोविज्ञान योग के बारे में बात ही नहीं करता, जबकि जीवन विज्ञान में योग विभिन्न अंगों की साधना में महत्वपूर्ण अंग है, योगदान है। जी मनोविज्ञान केवल इस लोक का, इस संसार का चिंतन करता और व्यक्ति विशेष का चिंतन करता, उसके मन की स्थिति का चिंतन करता, उसके व्यवहार का चिंतन करता है। वही जीवन विज्ञान इहलोक के साथ साथ परलोक की भी बात करता है। इसीलिए जीवन विज्ञान आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात करता है। इसीलिए जीवन विज्ञान शुचिता की बात करता है। इसीलिए जीवन विज्ञान किस प्रकार से अपने जीवन को शुचिता पूर्वक बना जाए, समाज के उन्मुख बनाया जाए, समाज के विकास के लिए समाजोत्थान पूर्व बनाया जाए, इसके लिए जीवन विज्ञान भी काम करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन विज्ञान और मनोविज्ञान असमानता और विषय भेद होते हुए भी इन दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध है कि मनोविज्ञान के बारे में बहुत सारे विषयों का जीवन विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है और मनोविज्ञान से होने वाली बीमारियों और मनोविकृतियों को साधने का और उनको दूर करने का उपाय जीवन विज्ञान के प्रयोगों में निहित है। तो दोनों का एक तारतम्य संबंध स्थापित होता है। अब हम बात करते हैं जीवन विज्ञान से एक और बहुत बड़ा तत्व जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा विषय जुड़ा हुआ है, जो आज के विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो है पर्यावरण। पर्यावरण आज जीवन शैली में, व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के समाज के, राष्ट्र के, देश के, प्रकृति के जीवन में किस प्रकार से एक अभिशाप के रूप में प्रकट होता जा रहा है, ये हम सभी अनुभव कर रहे हैं। तो व्यक्ति के व्यवहारों और समाज का अध्ययन करते समय एक प्रमुख समस्या हमारे सामने आती है कि बाह्य रूप से सभी मनुष्य और जीव की रचना एक है। सभी के हाथ हैं, आंखें हैं, नाक है, होठ है, जीभ है, कान है, सिर है, पेट है, सीना है, पैर है, जांग है, तलवे हैं। ये बनावट में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, रंग में अंतर हो सकता है, कद में अंतर हो सकता है, कुछ विष नाक में हो सकता है, कोई नाक पतली हो सकती है, कोई मोटी हो सकती है, कोई लंबी हो सकती है, परंतु मूलतः अंग एक ही है। फिर भी उनके बीच में भिन्नताएं क्यों? एक शरीर होने के बाद भी इतनी भिन्नताएं क्यों है? समाज में कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो सगे भाई क्यों नहीं हो, पूर्णता एक नहीं है। सभी के आदर्शों, व्यवहारों, संस्कृति, खान पान,
वेशभूषा, सामाजिक विश्वास और मनोवृत्तियों में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। यहां तक कि मैंने जैसे कहा कि दो भाई हो या एक ही माँ बाप की कई संतानें हो, उनके अंदर भी ये भिन्नता दिखाई देती है। पर्यावरण विज्ञान इन सब के पीछे पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर्यावरण के वैज्ञानिक कहते हैं, मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट, यानी कि मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज है। जैसी संगति में मनुष्य रहेगा, जैसी परिस्थिति में मनुष्य रहेगा, उसकी मनोभावना, मनोदशा, रहन सहन उसी प्रकार से होता चला जाएगा। मनुष्य अपने चारों ओर के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक, जैविकीय, जनसंख्यात्मक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। आज पर्यावरण की जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो जल प्रदूषण की समस्या हो, ध्वनि प्रदूषण और उस पर नियंत्रण की समस्या हो, मृदा और उसका संरक्षण हो, रेडियोधर्मी प्रदूषण और उसके द्वारा उसका उपचार हो, ईंधन का दहन और पर्यावरण का नुकसान हो, ऊर्जा का संरक्षण हो, मानसिक प्रदूषण हो, ये सब पर्यावरण विज्ञान की एक विस्तृत सामग्री है। इन प्रदूषणों से बचने का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है अहिंसक चेतना का जागरण। एक अहिंसा की चेतना जब तक नहीं जागेगी, मनुष्य तब तक सब कुछ जानते भी इस भयानक पर्यावरणीय बीमारियों से नहीं बच पाएगा। और जीवन विज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही तो है कि अहिंसक चेतना का जागरण, यानी कि पर्यावरण के समूल नष्ट के लिए जीवन विज्ञान के अहिंसक चेतना का जागरण करना परम आवश्यक है। तो पर्यावरण की जो नुकसान हो रहे हैं, उनकी समाप्ति करने के लिए जीवन विज्ञान और उसके प्रयोग एक बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कहा जा सकता है, जब तक अहिंसा की चेतना नहीं जानेगी, तब तक मनुष्य भी अपने जीवन को समझ नहीं सकता और वो प्रकृति का पोषण की जगह प्रकृति का शोषण करता चला जाएगा। जीवन विज्ञान शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अहिंसा और अहिंसा के द्वारा ही, पोषण के द्वारा ही, शोषण के द्वारा नहीं, जितना अपने लिए काफी है उतना ही उपयोग करना, ये भी तो जीवन विज्ञान के उपाय ही तो है। अब आजकल व्यक्ति स्नान करने जाता है, शावर के नीचे नहा जाता है, और जो एक बाल्टी पानी में बेहतर तरीके से स्नान किया जा सकता था, शावर में 10, 15, 20 बाल्टी पानी बहा देता है। जब वो साबुन लगा रहा होता है तब भी शावर चलता है। तो ये जो उपयोग का विवेक है, अगर शावर से भी नहाए, कितना चलाए, उसका जो उपयोग का विवेक है, वो जो चेतना का जागरण है, वो परिस्थितियों का बनाना है, वो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए कहा जा सकता है पर्यावरण विज्ञान और जीवन विज्ञान का बहुत निकट का संबंध है। पर्यावरण विज्ञान का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब उसके साथ साथ अहिंसक प्रशिक्षण को भी जोड़ा जाए। पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, अनुकूल पर्यावरण और प्रतिकूल पर्यावरण। जब पर्यावरण मनुष्य या प्राणी के विकास में सहायक होता है, हवा साफ होती है, प्रकृति हरी भरी होती है, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले तत्व स्वतः प्राप्त होने लगते हैं, उसके लिए कोई विशेष आयोजन नहीं करने पड़ते, तो उसे अनुकूल पर्यावरण कहा जाता है। परंतु जब यही पर्यावरण उसके विकास में बाधक बनने लगता है, तो उसे प्रतिकूल पर्यावरण कहा जाता है। चाहे वो वायुमंडलीय पर्यावरण हो, चाहे वो जलीय पर्यावरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक पर्यावरण, चाहे वो सांस्कृतिक पर्यावरण का दोष हो, या सामाजिक पर्यावरण का दोष हो, या मानसिक पर्यावरण का दोष हो, या किसी भी प्रकार से प्रकृति के पर्यावरण का दोष हो, उसे प्रतिकूल पर्यावरण कहा जाता है। अनुकूल पर्यावरण में
व्यक्ति अपनी विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक दशाओं को सरलता पूर्वक अनुकूलन करने में उसका उपयोग करने की कार्य क्षमता को प्राप्त कर लेता है। वहीं प्रतिकूल परिणाम होने पर जीवन संघर्ष की एक नवीन समस्या उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऐसे उपाय ढूंढने का प्रयास करता है जिससे वह जीवन के संघर्ष में विजयी हो सके। जिस प्रकार से पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में आने लगते हैं, वो उन रोगों से बचने का उपाय ढूंढने लगता है। पर्यावरण से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं को बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का आजकल नाम आने लगा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को करके उन पर्यावरण की आपदाओं से बचने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति ऐसे साधन ढूंढने का प्रयास कर सकता है जिससे वो प्रतिकूल पर्यावरण से होने वाली समस्याओं से निजात पा सके। जीवन विज्ञान, अब यहीं पर जीवन विज्ञान आ जाता है। जीवन विज्ञान इस संघर्ष के सामना करने के साथ साथ प्रतिकूल पर्यावरण को अनुकूल पर्यावरण बनाने में, यानी कि प्रकृति का शोषण करने से प्रकृति के पोषण करने की ओर जाने का मार्ग भी सुलभ कराता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जीवन विज्ञान के जो निर्दिष्ट नियम है, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी का अपव्यय नहीं करूंगा, परिमितता के सिद्धांत का पालन करूंगा। परिमितता, जैन संस्कृति में परिमितता शब्द का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। आचार्य श्री तुलसी ने भी अपरिग्रह को अष्टमूल गुणों में सम्मिलित किया है। उतना ही परिग्रह करना अपने लिए जितना आपके लिए आवश्यक हो। आज तो कहते ना कि साहब मैं तो 365 ड्रेस रखता हूँ, एक साल में एक काम आती है। अरे आप 365 दिन में एक साल में एक ड्रेस पहनते हो तो कितने लोग नंगे सो, आप दोहन कर रहे हो। साफ सुथरे कपड़े मिल जाएं, जितने में आपका काम चल जाए, इसी को परिमितता कहते हैं। तो इसको प्रकृति के पोषण को ध्यान रखना, शोषण को नहीं रखना, उतना ही लेना, जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करना। हम देखते हैं कि उसकी शॉर्टेज हो जाती है तो उसको इकट्ठा करने की होड़ लग जाती है, तो उसके कारण उसकी कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि बहुत बड़े वर्ग को उसकी प्राप्ति असंभव हो जाती है। तो इस प्रकार ये निर्दिष्ट लक्ष्य है जीवन विज्ञान के कि किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्ण वृद्ध नहीं करूंगा और पर्यावरण के सुरक्षा के जितने उपाय हैं उनका पालन करूंगा। इस प्रकार से देखा जाए तो पर्यावरण विज्ञान की और जीवन विज्ञान की बहुत सारी समानताएं, जिन समानताओं की हम चर्चा करते हैं। पर्यावरण विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है मानव को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागृत करना, जागरूक करना। और वहीं जीवन विज्ञान का भी लक्ष्य है कि जीवन विज्ञान में भी अन्य आयामों के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ व्यक्ति स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन कैसे जिए इस पर चिंतन कर। वहीं जीवन विज्ञान तो है इस बात पर आधारित कि स्वस्थ कैसे रहें, यही तो जीवन विज्ञान की एक एक प्राप्ति है, एक साधना है, एक साधन है। वहीं ये समानताएं होते होते भी कुछ असमानताएं भी हैं। पर्यावरण विज्ञान का एकमात्र लक्ष्य पर्यावरण सुरक्षा है, परंतु जीवन विज्ञान का मुख्य लक्ष्य केवल पर्यावरण की सुरक्षा नहीं, चित्त की निर्मलता और चरित्र का विकास है। और चित्त की निर्मलता और चरित्र का विकास होगा तो मानव की पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भावना का अपने आप जागरण हो जाएगा। वो केवल एक साधन की बात करता है, उन साधनों की बात करते हैं जिससे उसकी प्राप्ति होने लगती है।
पर्यावरण सुरक्षा का व्यक्तिगत विकास से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं। वहीं जीवन विज्ञान शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक, ये चार चीजें हमेशा कहते चले आ रहे हैं, अपने पीछे भी और आगे भी कहेंगे, इन चारों के विकास पर ही केंद्रित है। जीवन विज्ञान का काम ही है शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनात्मक विकास। तीसरा, ये एक सैद्धांतिक पद्धति है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। वहीं जीवन विज्ञान सिद्धांत के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तन के प्रयोग भी है, एप्लीकेशन भी। पर्यावरण विज्ञान में मूल्यों का कोई प्रशिक्षण या महत्व नहीं है, वहीं जीवन विज्ञान एक मूल्य परक शिक्षा है, और मूल्य परक शिक्षा प्रकृति को अक्षुण्ण रखने में, उसका पोषण करने में, उसको पल्लवित करने में व्यक्ति के कर्तव्य का बोध कराता है। पर्यावरण विज्ञान पर्यावरण का एक विशिष्ट विज्ञान है, जबकि जीवन विज्ञान जीवन को जीने का एक विशिष्ट विज्ञान है, जिसका एक अंग पर्यावरण भी होता है, हो सकता है, होता ही है। इस प्रकार से हमने अनेक शिक्षाओं के साथ साथ जीवन विज्ञान के शिक्षा की अनेक धाराओं के साथ जीवन विज्ञान के संबंध में, जीवन विज्ञान की समानताओं, जीवन विज्ञान की असमानताओं की चर्चा की। और इस अध्ययन में हमने ये पाया कि जितनी भी शिक्षा की विद्या हैं वो जीवन विज्ञान का एक अंग ही तो है। जहां वो शिक्षाएं सिद्धांतिक पक्ष की ओर बात ज्यादा करती हैं, वहीं जीवन विज्ञान उस सिद्धांतिक पक्ष को किस प्रकार से अपने प्रयोगों के माध्यम से, आध्यात्मिक उपयोग के माध्यम से, ध्यान, प्रेक्षा, इन सब के माध्यम से किस प्रकार से अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास का कार्य कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा समन्वय शिक्षा की सारी विधियों और जीवन विज्ञान के बीच हमें दृष्टिगोचर होता है। और यही शिक्षा जीवन विज्ञान की पद्धति को भी स्वीकार करना पड़ेगा, जो आचार्य श्री ऋषि ने, अणुव्रत और बाद में महाप्रज्ञ जी ने इसके प्रेक्षा ध्यान और चारित्र्य विकास के जो उपाय बताए, जो प्रयोग बताए हैं, उसके करने से मनुष्य जीवन सफल हो सकता है, मनुष्य जीवन जगत हितकारी हो सकता है, मनुष्य जीवन प्रकृति का प्रयोग करने की जगह उपयोग करने वाला हो सकता है, मनुष्य जीवन परस्पर संबंधों पर, सामाजिक समरसता पर, सामाजिक तरह से जीने पर, अपने कर्तव्यों पर, जीवन को सुखमय बनाने पर, जीवन के जो पीछे जो कारण, जो बाधाएं आती है, उनके निराकरण में एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। यही इस विषय की, यही इस अध्ययन का सार कहा जा सकता है।